हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चलते क्लास 10th का जो फिजिक्स है, क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2। इससे अगले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं और यहाँ से हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन। क्या है प्रकाश का अपवर्तन का जो बच गया था उसका हम लोग बात करते हैं। यहाँ है प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे वायु से कांच में जाने पर। वायु का मतलब होता है, वायु जो होता है वह सघन होता है। क्या होता है? सघन। क्या होता है? सघन। वायु क्या आता है? सघन। तो देखो वायु यहाँ पे सघन नहीं होगा, वायु यहाँ पे हो जाएगा ये विरल। क्या हो जाएगा? वायु क्या हो जाएगा? यहाँ पे विरल होगा। और कांच क्या हो जाएगा? सघन। क्या हो जाएगा? सघन। हम लोग बात करते हैं सघन और विरल का। यहाँ लिखिए प्रकाश की किरण वायु यानी विरल से, किससे? विरल से कांच सघन में जाने पर अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि जब भी हम कोई भी चीज अगर हम लोग विरल से सघन की ओर जाते, कहाँ जाते हैं? विरल से सघन की ओर जब जाते हैं ना, तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगा? इसमें लिखा अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे देखिए अगर हम कोई कील ठोकते हैं, अगर आप लोहा पे कील ठोकते, कहाँ पे? लोहा पे, है ना। तो लोहा इधर हुआ और इधर क्या हो गया? हवा हो गया। क्या हो गया? हवा हो गया। और कील को जो हम लोग ठोकेंगे तो लोहा क्या है? सघन है। क्या है? सघन है। आप जब उस पे कील को मारेंगे तो कील क्या हो जाएगा? देखिएगा ऐसे मुड़ जाएगा, है। तो वही इसमें बुलाया है कि प्रकाश की किरण वायु विरल से कांच सघन में जाने पर अविलंब की ओर क्या आती है? मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अविलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद लिखे हैं प्रकाश की किरण कांच, कांच यहाँ पे हो गया सघन माध्यम। क्या हो गया? कांच सघन माध्यम से वायु, वायु यहाँ पे हुआ विरल माध्यम। कौन सा माध्यम हुआ? विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से क्या आती है? दूर हट जाती है। फिर से सुनिए, प्रकाश की किरण कांच सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। कि क्या होते हैं? अविलंब से दूर हट जाते हैं। अगला लिखे हम यहाँ पे, जब कोई प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हो तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। यहाँ हम लोग बात करते हैं दो माध्यम का। किसका? दो माध्यम। हम बताए थे दो माध्यम होता है तो कोई भी दो माध्यम हो सकता है, जैसे हवा और कांच, है ना। हवा और पानी, कुछ भी दो माध्यम हो सकता है। बात समझ में आया? माध्यम जो होगा ना दो, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ वही लिखे हैं, जब कोई प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हो तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती। बिना अपवर्तन के वो क्या होता है? सीधे निकल जाता है। कब? जब दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ेगा तब। अब अगला है क्वेश्चन पार्श्विक विस्थापन। क्या लिखल है? पार्श्विक विस्थापन अर्थात लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। हम इससे पहले आप लोगों को पढ़ाए होंगे विस्थापन क्या होता है ना। मान के चलिए आप यहाँ से नरहिया जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से नरहिया आगे हम लोग सीधे चले जाते हैं। कहीं पे हम लोग टेढ़ा भी तो जा सकते हैं, जा सकते कि नहीं? अगर जैसे नरहिया जाते, क्या यार सीधे जरूरी है रोड सीधा है? ऐसे ऐसे करके रोड जाता है। लेकिन उसके जो विस्थापन, उसके जो बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच के जो दूरी होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन हमेशा पूरा सीधा ना पाया जाता, टेढ़ा नहीं। विस्थापन क्या आता है? हमेशा सीधा हो सकता है, टेढ़ा कभी नहीं होता है। आया मेरा बात समझ में? उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, विस्थापन के बारे में। किसके बारे में? विस्थापन के बारे में। तो देखिए लिखिए, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। किसको? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब अगला, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल
और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे समझिए फिर से, देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक और शून्य में प्रकाश की चाल, यानी जिस वस्तु का हम लोग किसी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम हो गया जैसे हवा, कांच, जो भी होगा वह सब एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। और शून्य में जो प्रकाश की चाल, तो हम शून्य में बताएं प्रकाश की चाल कितना होता है, बताइए आप लोग, कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो वही यहाँ लिखे हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसको पॉज करो बाबा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। चलिए अब हम लोग बताते क्या अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तनांक के बारे में बोलते। देखिए लिखे हैं यहाँ पे, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए हम एक एग्जांपल लिए यहाँ पे, बात नहीं करो। देखो एग्जांपल लिए कांच का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखा है शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और जो होता है ना उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम इसका क्या है? कांच। क्या है? कांच। कांच का जो होता है, सॉरी, कांच का जो उसमें होता है उस माध्यम में प्रकाश की, उस माध्यम का जो प्रकाश की चाल है वो कितना है ना 2 लाख किलोमीटर प्रति, है ना, सेकेंड है। अब किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया? कट गया। ये 5 जीरो से 5 जीरो हट गया तो कितना? 3 बटा कितना? 2, यानी इसका कितना? 1.5। यानी कांच का जो अपवर्तनांक होगा कितना होगा? 1.5। कितना होगा? 1.5 होगा। आप देखिए हम एक ये चार्ट है, आपके बुक में था दिया हुआ, हम उसी को यहाँ पे लिखे हैं। देखिए यहाँ पे है पदार्थ तरल। क्या ऐसा पदार्थ? तरल पदार्थ। और यहाँ उसका क्या अपवर्तनांक है। और यहाँ